नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, स्क्रीन पर आप लोगों को एक बड़ा ही ऐतिहासिक दृश्य नजर आ रहा होगा, जिसमें एक तरफ उस दौर के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी हैं और अगल-बगल कुछ लोग हैं। असल में ये जो चित्र है, ये असम अकॉर्ड का चित्र है। जब असम अकॉर्ड साइन किया गया, उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे। तो आज का जो हमारा पूरा का पूरा वीडियो है वो असम अकॉर्ड के ऊपर है, किस तरह असम हिंदुस्तान का हिस्सा बना। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। निकल पड़ते हैं आज के सफर पर और जानते हैं असम के बनने की कहानी और फिर असम अकॉर्ड के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो स्क्रीन पर आप लोगों को ये जो असम का मैप नजर आ रहा है, देखिए मैप देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप मैप देखेंगे तो आपको ज्योग्राफी समझ में आएगी, ज्योग्राफी समझ में आएगी तो हिस्ट्री समझना आसान हो जाता है। ये रहा असम, ये रहा असम। असम के ऊपर अरुणाचल, उसके नीचे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। तो देख रहे हैं ना, पूरी की पूरी नॉर्थ ईस्ट को घेरा पड़ा है असम। मतलब सबसे बड़ा राज्य है अगर देखा जाए तो। असम की बनने की कहानी की शुरुआत होती है भारत के आजादी के। जब भारत आजाद हुआ उससे पहले भी कहीं ना कहीं छुटपुट छोटी मोटी चीजें होती रहती थी, मगर जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तब जाकर कहीं ना कहीं असम के लोग अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे। अच्छा, हुआ क्या था, देखते हैं। ये पूरा का पूरा मूवमेंट 1979 से लेकर 1985 तक चला। ये पूरा का पूरा मूवमेंट, तीन कारण मेनली माने जाते हैं इस मूवमेंट के। पहला है इकोनॉमिक ग्रीवियंसेस। इकोनॉमिक ग्रीवियंसेस क्या थी? द असामीज had a persistent sense of grievances that the central government had discriminated against the state in allocation of central funds and in allocation of new industries. असम के लोगों की सेंट्रल गवर्नमेंट से हमेशा एक शिकायत थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि स्टेट को, असम को जो फंड दिया जाता है वो बहुत कम दिया जाता है, जो कि असम के लोगों के लिए काफी नहीं है, असम के डेवलपमेंट के लिए काफी नहीं है। एंड दूसरा कि असम में जितनी इंडस्ट्रीज सरकार को लगानी चाहिए थी, सेंट्रल गवर्नमेंट को, उतनी सरकार ने अलोकेट नहीं की है, जिसकी वजह से असम में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, असम का यूथ सड़कों पर गए, कोई काम नहीं करता है, लोगों के घर में पैसे नहीं आते हैं। असम वॉज द साइट ऑफ द टी इंडस्ट्री, अ मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर, द ऑयल एंड द प्लाईवुड इंडस्ट्रीज। देखिए, असम में मेनली उस दौर में तीन चीज ऐसी थी जिससे असम की कमाई होती थी। वो चीजें आज भी असम का हिस्सा है। सबसे पहला तो बच्चे बच्चे को पता है, टी इंडस्ट्री, जो चाय की खेती होती है असम में। असम के लिए एक मेजर फॉरेन एक्सचेंज का काम करती है कौन? चाय की इंडस्ट्री। असम की चाय पूरे वर्ल्ड में फेमस है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर है, ठीक है। तो असम की चाय बाहर बेची जाती है, पैसे कमाए जाते हैं। तो सबसे पहली चीज जिससे असम, मतलब वो इंडस्ट्री जिससे असम को सबसे अधिक कमाने को मिलता है, सबसे पहला चाय, चाय के बाद तेल, और तेल के बाद प्लाईवुड की इंडस्ट्री। मगर असम के लोगों की शिकायत ये थी कि ये तीनों इंडस्ट्री भी इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं करती हैं जितना असम के लोगों के लिए काफी हो, ठीक है। एक शिकायत और थी कि मेनली ये जो इंडस्ट्रीज है, ऑयल की इंडस्ट्री, प्लाईवुड की इंडस्ट्री और टी इंडस्ट्री, इसको कंट्रोल करते हैं नॉन असामीज, मेनली मारवाड़ी और बंगाली, और जो लेबर है वो भी नॉन असामी है इन इंडस्ट्रीज में। तो हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद असम के लोगों की लड़ाई यही थी कि असम असामियों का है, बंगालियों का नहीं, तो बंगालियों को यहां से निकालो।
बंगालियों ने जो आपका कब्जा करके रखा है, कब्जा आई मीन टू से दैट कि जो बंगाली डोमिनेंट पोजीशन पर बैठे हैं, असम के लोग चाहते थे उन्हें वहां से हटाओ, बंगाली वेस्ट बंगाल जाएं, असम के लोगों को, असामी लोगों को डोमिनेंट पोजीशन मिले असम में। ठीक है, इसके अलावा असम के लोगों ने एक मुद्दा और था जिसमें सरकार को घेरा कि ये जो रेलवे लिंक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का विद द रेस्ट ऑफ इंडिया, आपको पता है अगर आपको नॉर्थ ईस्ट जाना है तो पहले आपको वेस्ट बंगाल जाना पड़ेगा, अगर आप वाया ट्रेन जाते हैं, अब तो आप वाया फ्लाइट गुवाहाटी जा सकते हैं। ठीक है, तो वाया ट्रेन अगर आपको जाना है तो पहले आपको जाना पड़ेगा बंगाल, बंगाल के बाद चिकन नेक के रास्ते आपको असम में एंट्री मिलेगी, असम के बाद आप हिंदुस्तान के जो रिमेनिंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहां पर जा सकते हैं। असम ने कहा कि रेलवे ट्रैक को अपग्रेड कीजिए, हिंदुस्तान से लिंक बेहतर कीजिए, ताकि असम के लोग यहां से निकलकर हिंदुस्तान के बाकी सारे हिस्सों में जाकर जॉब तो कर सके, एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हो, एम्प्लॉयमेंट तो बढ़े। तो पहला मुद्दा था इकोनॉमिक ग्रीवियंसेस का। अगली शिकायत देखते हैं असम के लोगों की क्या थी। एंड दूसरी शिकायत असम के लोगों की कि ये थी कि कहीं वो अपनी आइडेंटिटी, अपना कल्चर खो ना दे, क्योंकि जब हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम था, आपको पता है उस वक्त बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस था, बंगाल में बिहार, प्रेजेंट डे का वेस्ट बंगाल, प्रेजेंट डे का बांग्लादेश, असम का पूरा हिस्सा सब आता था। तो थ्रू आउट द colonial period and even after independence, Bengalis had settled in Assam and had come to occupy a dominant role in government service, in teaching and other profession, as well as the higher posts in public and private sectors. तो जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत थी, उसके बाद भी जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा गया, ईस्ट पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश था वो पाकिस्तान के हिस्से में गया। उस दौरान मतलब पार्टीशन के दौरान और उसके पहले भी जब यहां पर अंग्रेजों की हुकूमत थी तो कई सारे बंगाली जाकर असम में बसे, क्योंकि असम पूरा का पूरा बंगाल का हिस्सा ही था। और जितनी भी डोमिनेंट गवर्नमेंट रोल है गवर्नमेंट सर्विस में, टीचिंग में, इसके अलावा पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी हायर पोस्टिंग, सब पर बंगालियों का बोलाबाला था। और जिसकी वजह से असामीज लोगों के अंदर एक तरह की डिसएडवांटेज होने की फीलिंग जन्म ले चुकी थी। उनको लगता था कि यार असम असामियों का है, तो फिर यहाँ की गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, चाहे वो प्लाईवुड की हो, ऑयल की हो, वहां बंगाली क्या कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर एक तरह की इनसिक्योरिटी आई कि कहीं असम पूरी तरह बंगाल में ना कन्वर्ट हो जाए, कहीं यहाँ पर बंगालियों की डोमिनेंस ना हो जाए। तो अपनी कल्चर, अपनी आइडेंटिटी, अपना लैंग्वेज, खासकर असमी लैंग्वेज, उनको खोने का इनके अंदर डर भी एक बहुत बड़ा कारण था असम में एजुकेशन का। 1950s के दौरान क्या होता है दोस्तों, एक एजिटेशन had started to encourage recruitment of Assamese speakers in government and other services and making Assamese language the sole medium of instruction in schools and colleges. 1950 में असम के लोग, खासकर असामी लोग सड़कों पर उतरे, विरोध प्रदर्शन शुरू किया और सरकार के सामने दो शर्तें रखी, दो मांगे रखी। पहला कि जो असम की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका स्पीकर एक असामी होना चाहिए, असामीज स्पीकर बनाओ। दूसरा, असम में जितने भी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वहां पर सोल मीडियम पढ़ाई का असामीज लैंग्वेज होनी चाहिए। अब देखिए उस दौर में असामी भी थे, बंगाली भी थे। जैसे ही बंगालियों को यह पता चला, बंगालियों ने शुरू किया प्रोटेस्ट इसके अगेंस्ट में। बंगालियों ने कहा कि ऐसे कैसे। ठीक है, मेनली जो बराक वैली थी असम में, वहां पर बंगाली ज्यादा रहते थे। एक जिला है चाचर जिला, वहां पर बंगाली ज्यादा रहते थे। बंगालियों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि भैया ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें असामीज नहीं आती है, तो पढ़ाई का सोल मीडियम सिर्फ असामीज नहीं होना चाहिए।
लेकिन 1960 के दशक में जब दंगे भड़के, खासकर लैंग्वेज को लेकर, बंगाली और असामीज लैंग्वेज को लेकर बंगाली और असामी आपस में भिड़े, तब स्टेट असेंबली ने एक लॉ पास किया और कहा कि अब राज्य की एक सोल ऑफिशियल लैंग्वेज होगी असामीज, और कुछ सालों के बाद गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में असामीज को सोल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना दिया गया। तीसरा कारण, जो कारण कहीं ना कहीं मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण था असम में एजिटेशन का, और वो है कि जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो वेस्ट बंगाल इंडिया के हिस्से में आया, ईस्ट बंगाल पाकिस्तान के हिस्से में गया, और ईस्ट बंगाल में उस दौरान जो हिंदू रहते थे वो आपका हिंदुस्तान आए, और असम, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा में जाकर बसे। 1971 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ, बांग्लादेश बना, उस दौरान मतलब युद्ध के पहले जो पाकिस्तान की आर्मी एट्रोसिटीज कमिट कर रही थी, बंगालियों को मार रही थी, कहां पर? बांग्लादेश में, ईस्ट पाकिस्तान में कम से कम 80 लाख बांग्लादेशी इंडिया आ गए और मैक्सिमम जाकर असम में बसे। तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी इंडिया के पास कमी थी, पैसे की कमी, रिसोर्सेस की कमी, लैंड स्केर्सिटी। तो असम में जैसे ही ईस्ट बंगाल के लोग, बांग्लादेश के लोग एंटर किए, दिमाग खराब असामीज का। उन्होंने कहा कि भैया हमारे पास ऑलरेडी खाने को नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास पैसे नहीं है, हम खुद के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और तुम कहां से आ गए? हम अपने देश के बंगालियों को तो निकाल ही नहीं पा रहे, तुम कहां से आ गए? तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कारण बना 1979 में असम में एजिटेशन होने का। तो दोस्तों ये 3 कारण मैंने आपको बता दिए असम में एजिटेशन के होने का। आगे देखते हैं। अच्छा, फिर इसकी शुरुआत कैसे हुई? 3 कारण तो आपको पता चल गया, अब शुरुआत बताता हूं। 1979 का साल था, ठीक है, और इलीगल जो इमिग्रेंट आए थे बांग्लादेश से, वो एक बहुत बड़ा कारण था एजिटेशन का। एंड सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या हुई? इन बांग्लादेशियों को पता नहीं कहां से हिंदुस्तान में वोट करने का अधिकार मिल गया। असम के लोगों ने यही कहा कि ये तो रिफ्यूजी थे, ये वोटर्स कब से बन गए? और जैसे ही बांग्लादेशी वोटर बने, असम के लोग समझ गए कि भैया अभी धीरे धीरे ये वोटर बन रहे हैं, आने वाले समय में आधार कार्ड बनवा लेंगे, हो सकता है भविष्य देख लिया हो, आने वाले समय में आधार कार्ड बनवा लेंगे, फिर देखते 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 पूरा असम बांग्लादेश बन जाएगा। तो उसी साल एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, एक स्टूडेंट ग्रुप बनी, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, और ये किसी पार्टी से एफिलिएटेड नहीं थी। और एक ग्रुप और थी, ऑल असम गण संग्राम परिषद। इन्होंने एंटी फॉरेनर मूवमेंट को लॉन्च किया, बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई करो और उनके देश में डिपोर्ट करो। They made an economic demand that the state should obtain income and employment from the industries of Assam. This campaign won widespread support from all sections of Assamese speaker. ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन थी, इनके दो ही डिमांड थे। सबसे पहला, जितने भी आपके फॉरेनर आए हैं उनको उठाकर बांग्लादेश के, ये असम के बाहर करो, उनको डिपोर्ट करो बांग्लादेश में। और दूसरा, बांग्लादेश में एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडस्ट्री लगाई जाए, इनकम जनरेट किया जाए, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट असम की मदद करे। The movement also called for the postponement until the voter rolls were verified and foreigners were removed. They called for the sealing of the border and deportation of those who had entered the state after 1961. असम के लोगों ने कहा कि चुनाव तब तक मत कराइए जब तक कि, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इनको पूरे के पूरे असम के लोगों का, हर सेक्शन के लोगों का सपोर्ट मिला। इन्होंने कहा कि इलेक्शन तब तक नहीं होगा जब तक कि आप इलेक्टरल रोल को, वोटर रोल को वेरीफाई नहीं करेंगे कि कौन हिंदुस्तान का है, कौन बांग्लादेश का है। जो बांग्लादेश का निकल के आए उसको उठा के डिपोर्ट करो, बॉर्डर को सील कीजिए, और जो भी लोग असम में 1961 के बाद एंटर किए उनको आप वापस भेजिए। और इसीलिए 1979 में असम में इलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि
वोटर रोल को वेरीफाई करवाना उनकी नीड थी, उनकी डिमांड थी। उन्होंने कहा था अगर आप नहीं करेंगे तो हम होने नहीं देंगे, ठीक है। और इसीलिए आपका असम में एक वाइड स्केल पर एजिटेशन हुआ, सड़कें रोकी गई, ट्रैक रोके गए, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ एजिटेशन किया गया कि निकालिए वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी, हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। अच्छा, डिमांड क्या थी इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन की? द डिमांड्स ऑफ द all Assam Student Union unfortunately led to the religious polarization as many of the recent immigrants were Muslim. देखिए अब धीरे धीरे ना मुद्दा रिलीजियस बन गया। पहले ये एक स्टेट का मुद्दा था, अब धीरे धीरे ये मुद्दा रिलीजियस बन गया, क्योंकि बांग्लादेश से जितने भी लोग आए थे सारे के सारे मुस्लिम थे। And at times this led to attacks on the long-standing resident who happened to be Bengali or Muslim. The movement was largely non-violent, but in 1983, hundreds of Bengali-speaking Muslims were slaughtered by a mob of Assamese Hindu and tribals at a place called Neli. अब देखिए मुद्दा घूमने लगा। अभी तक क्या था कि बांग्लादेशियों को बाहर करो, मुसलमानों को बाहर करो, जितने भी बंगाली मुसलमान आए हैं। फिर ये देखते देखते धीरे धीरे हिंदू बंगाली की तरफ भी मुड़ गए। मतलब शुरू शुरू में इन्होंने क्या कहा, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने और आपका एएजीएसपी ने, कि जितने इमिग्रेंट आए हैं बंगाली मुस्लिम, उनको आप बांग्लादेश डिपोर्ट करो। और 1983 आते आते क्या हुआ कि जो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स थे, ठीक है, उनको मॉब ने, खासकर असामीज हिंदूज ने मार डाला। मतलब सैकड़ों की तादाद में मार डाला। एक प्लेस है वहां पे नेली करके, वहां पर। तो धीरे धीरे देखते हैं अब ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की हो गई। अभी तक क्या था कि बांग्लादेश से जो आए हैं उनको निकालो, ठीक है, इमिग्रेंट। तब रिलीजन का मुद्दा नहीं था, फिर धीरे धीरे देखते देखते रिलीजन का मुद्दा बन गया। It became difficult to distinguish between Bengali speaking Muslims who had long settled in the state and the more recent immigrant. कई सारे असम में ऐसे मुस्लिम बंगाली भी रहते थे जो कि कभी बांग्लादेश का हिस्सा थे ही नहीं, और कई सारे ऐसे थे जो बांग्लादेश से आए थे। तो असम के लोगों ने बस यही टारगेट किया कि बंगाली बोलता हो, मुसलमान हो, भले वो भारत के अंदर रहता हो या भारत के अंदर रहने वाला हो या बांग्लादेश से आया है, उसको टारगेट करो। तो धीरे धीरे ये पूरा का पूरा जो मूवमेंट है वो पोलराइज हो गया रिलीजन के टुवर्ड। और इसीलिए 1979 से लेकर 1985 में गजब का आपका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिला असम में। प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, स्ट्राइक्स हुई, रैलियां हुई, एथनिक वायलेंस हुए। तो इस दौर में इलेक्शन करवाना बहुत मुश्किल था, इसीलिए इलेक्शन हुआ नहीं। उसके बाद आपका इन सालों के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई सारे लीडर्स जो कि ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के थे या एएजीएसपी के थे, उनसे बात करना शुरू किया, उनसे नेगोशिएट करना शुरू किया, ठीक है। खासकर इन लोगों ने जो आपका नेली मैसेकर किया था, हजारों सैकड़ों मुसलमानों को मार डाला था जो कि बंगाली बोलते थे। तो 1983 में एक एक्ट पास किया गया टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ द इलीगल इमिग्रेंट। आप लोगों को एनआरसी याद होगी ना, अभी कुछ दिन पहले जो शाहीन बाग जिसमें बना था, जिसको लेकर वो एनआरसी सबसे पहले असम में लागू हुई थी ताकि इलीगल इमिग्रेंट्स को वहां से निकाला जा सके। 1985 में ये लोग जो विद्रोह कर रहे थे असम में कि निकालो बंगालियों को यहां से, असम सिर्फ असामी लोगों का है, उनके और राजीव गांधी के बीच में, खासकर ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और राजीव गांधी के बीच में एक अकॉर्ड साइन होता है 1985 में, जिसका नाम था असम अकॉर्ड। आइए देखते हैं असम अकॉर्ड क्या था। And according to this accord, foreigners who had entered Assam between 1951 and 1961 would be given full citizenship right। कि 1951 से लेकर 1961 के बीच में जितने भी फॉरेनर असम में आए थे उन्हें भारत की पूरी नागरिकता दी जाएगी। लेकिन 1961
से लेकर 1971 के बीच में जो लोग आए हुए उनको 10 साल तक वोट करने का अधिकार नहीं मिलेगा, मगर सारा अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स वगैरह होता है वो मिलेगा, मगर शुरू के 10 साल उनको वोट करने का अधिकार नहीं मिलेगा। Foreigners who had migrated to Assam during and after the Bangladesh war would be identified and deported. वो foreigners जो कि बांग्लादेश के वॉर के दौरान हिंदुस्तान में आए या उसके बाद आए, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनके देश वापस भेजा जाएगा। नए इलेक्शन करवाए जाएंगे एंड द ऑल असम स्टूडेंट यूनियन उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया किसमें? असम गण परिषद में। And the party did well in the election and its leader प्रफुल्ल कुमार महंता became the CM। मतलब जब ये असम अकॉर्ड साइन हो गया उसके बाद 1985 में इलेक्शन हुआ, इसी AASU ने आपका असम गंगा परिषद में अपने आप को कन्वर्ट किया एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, और इसी के लीडर ने प्रफुल्ल कुमार महंता ने वहां के सीएम बने। इकोनॉमिक पैकेज सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया जो कि काम किया। The central government also promised to protect the cultural and linguistic heritage of Assam. Extreme and prolonged political turbulence ended in Assam. Although the fresh insurgency comes to an end, the Bodo separatist movement and the secessionist and the violent United Nation Liberation Front Assam। देखिए, तो असम में असम अकॉर्ड के बाद चीजें थोड़ी इंप्रूव हुई, लेकिन वहां पर फिर एक अलग ही मुद्दा शुरू हुआ, लाइक बोडो सेपरेटिस्ट मूवमेंट, जिसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जिसको कि उल्फा ने एक ऑर्गेनाइजेशन है उससे शुरू किया। लेकिन असम अकॉर्ड होने के बाद थोड़ा सा असम शांत हुआ, मगर आज भी ऐसा नहीं है कि असम अकॉर्ड की सारी प्रोमिसेस को फुलफिल किया है सरकार ने। आज भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर अक्सर ये बात निकल कर आती है कि असम अकॉर्ड 1985 में जो साइन किया गया था उसके सारे के सारे शर्तों को सरकार ने नहीं अभी तक लागू किया है। तो दोस्तों, ये था असम अकॉर्ड की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का प्रेस जो सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच गाइस।